तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, और स्वागत बिल्कुल जोरदार तरीके से, बिकॉज आज का दिन बहुत खास है। और कहते हैं खास दिन हमेशा खास बातें होनी चाहिए, खास दिन खास चीज़ों को जानना भी जरूरी है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ दिन बहुत खास होते हैं, चाहे वो हम आर्मी डे की बात करें, एयरफोर्स डे की बात करें, नेवी डे की बात करें, या स्पेशली आज हम 16 दिसंबर की बात करें। मुझे लगता है कि विजय दिवस आज आप एक केवल इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक और यूट्यूब की पोस्ट के तौर पे देख रहे हैं, बट हमारी कोशिश ये जरूर है कि आखिर इस दिन का आपके जीवन में इस देश के लिए कितना महत्व है, हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस महत्वपूर्ण दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी हम आप सबके लिए करेंगे, जो वाकई में भारत के लिए मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ी घोषणा है जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी पहले स्टेज पे तो आप चमत्कारिक ढंग से अच्छे नंबर में सिलेक्शन लाते हैं, बट जब सेकंड फेज की बात आती है तो कहीं ना कहीं उस सफलता का ग्राफ गिरता है। तो मेजर गर्ल्स क्लासेस की हमेशा से जिम्मेदारी रही है देश के अंदर डिफेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को बेहतर करना, और हर बच्चा जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ने का सपना देखता है उसके सपने को पूरा करना। वो गरीब परिवार से आता हो या अमीर परिवार से आता हो, सबको एक दृष्टिकोण से देखना और सबको बेहतर करना। बट मुझे लगता है उसके अनाउंसमेंट पे पहले, सबसे पहले आज जो खास दिन है उसके विषय में बात करेंगे, और उस खास विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन एसके सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रेयांश सर और मैं हूं सौरभ सर। तो तीनों तिकड़ी आपके सामने हैं, और ऑब्वियसली आज हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आपको आएगी और गर्व होगा अपने देश पे, और वाकई में गर्व होगा इस विशेष दिन जिसको आप 16 दिसंबर या विजय दिवस के रूप में जानते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सर, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि आखिर ये विजय दिवस जो नाम पड़ा और एग्जैक्टली 16 दिसंबर कैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फौज के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, और भारत का नागरिक होने के लिए हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण दिन है सर? ये सर बहुत बड़ा दिन है। देखिए 13 दिन की लड़ाई थी जी। 3 दिसंबर को शुरू होती है, 16 दिसंबर को ख़त्म हो जाती है। 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं किसी देश के, जो कि साउथ एशिया में आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था जी। इससे बड़े सरेंडर हुए हैं बट वो यूरोप में हुए हैं, पोलैंड की तरफ से हुआ है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुए हैं, बट साउथ एशिया में आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑरा था ना, वो बहुत बढ़ गया इसके बाद। तो ये तो एक बहुत गर्व की बात है। और मुझे लगता है सर 1962 के बाद 1971 में, मात्र हम 9 इयर्स कहेंगे सर, 9 इयर्स के बाद इस तरह से देश का निकल के आ रहा और इतना ताकतवर तरीके से फौज को जो है प्रेजेंट करना सर। 62 में चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो पाई जी। उसके 3 साल बाद 65 में भी एक लड़ाई लड़ी है, जो हम एक फ्रंट पर हारे थे और एक फ्रंट पर जीते थे, है ना। और उसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया था कि वेस्टर्न फ्रंट का सबसे अच्छा यूज उन्होंने किया था 71। क्योंकि आज भी अगर पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध होगा तो अपने वेस्टर्न फ्रंट पे सबसे ज़्यादा ताकत लगाता है सर वो, क्योंकि जोग्राफिकल फीचर्स जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इंडिया के फेवर में नहीं रहते हैं। तो ये एक उसके इतनी एडवर्स कंडीशंस के बाद भी जाकर के और पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराना। इफ़ आई विल टेल यू अबाउट द रीजंस कि कहाँ शुरुआत होती है इसकी, ये देखिए हम 1971 लास्ट में दिसंबर में, मतलब 1972 की शुरुआत के आसपास आकर के हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इसकी शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट सर 1970 में। बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत अनस्टेबल थी, ठीक है। अब आप ये मानिए कि वहाँ एक पार्टी थी मुजीबुर रहमान साहब की, जो जिसको कहते हैं आवामी लीग। एक इलेक्शन होता है जहां पर पूर्वी पाकिस्तान में 169 सीट्स थी, और 169 में से 167 सीट्स आवामी लीग ने जीत ली। क्या बात। पश्चिम पाकिस्तान, जिसका डिस्टेंस जो था ऑलमोस्ट पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर का जो गैप है, उसमें आप अपने कल्चर को, अपने पॉलिटिकल सिचुएशंस को पूरी तरीके से वैसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान का तो रिप्रेजेंटेशन ही वीक था वहाँ पर, और इतने वीक रिप्रेजेंटेशन के बाद पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान को। भाई 2 सीट उनके हिस्से आई, 167 इन्होंने जीत लिया, ये इनके गले नहीं उतरा। तो उन्होंने क्या किया, एक मेजर टिक्का खान थे, उनको भेज दिया कि आप जाइए और इस आंदोलन को सप्रेस करिए। 25 मार्च 1971 को भेजते हैं उनको, जहां वो कार्रवाई शुरू करते हैं। पता चलता है कि 25 और 26 की जो रात थी उसमें मुजीबुर रहमान साहब को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, और यहाँ इनको अरेस्ट किया है, वहाँ रिवॉल्ट शुरू हो गया। मेजर जियाउर रहमान थे, जो पाकिस्तान आर्मी के हैं, बट ही वाज बांग्लादेश रेजिडेंट, आज का जो बांग्लादेश है। तो उन्होंने 26 मार्च 1971 को पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी वहाँ पर। क्या बात है। कि अब हम आज़ाद हैं, और वही सारे ऑफिसर्स फिर इंडिया की तरफ
इंक्लाइंड हुए, 4 लाख के आसपास जो बांग्लादेशीज थे वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। जो जितना अत्याचार किया उनके ऊपर, तो ये भारत के लिए बड़ा कंसर्न था कि 4 लाख लोग हम रखेंगे कहाँ, सही बात, जो कि असम या बांग्लादेश की तरफ माइग्रेट हो गए। तो वो क्या करेंगे? फिर वहाँ मुक्ति बहानी बन गई, उसको सपोर्ट करना था हम लोगों को। तो वहाँ से शुरू होती है चीज़ सर ये, ठीक। और ये लड़ाई भी बाकी लड़ाइयों की तरह हमने नहीं शुरू की थी, ये लड़ाई भी सर पाकिस्तान ने शुरू की थी। पाकिस्तान को तो ये सबक सीखना चाहिए, हर बार शुरू वो करते हैं, ख़त्म हम करते हैं, ठीक। 3 दिसंबर की शाम को 5:40 पर उन्होंने एयर अटैक किया इंडिया के ऊपर। और वो एयर अटैक वेस्टर्न फ्रंट से था, जिसमें जोधपुर, आपका जैसलमेर से होते हुए और जोधपुर आगरा तक आ गए सर। ठीक है, आगरा की हालत ये थी कि जो ताजमहल है आपका, उसको कैमोफ्लाई करना पड़ गया था हिंदुस्तान को, पेड़ वेड़ से ढका गया डालियों से कि उसका संगमरमर चमके ना, वो सॉफ्ट टारगेट बन जाएगा। तो उसको पूरी तरीके से कैमोफ्लाई किया। 11 एयर स्ट्रिप इंडिया की यूजलेस हो चुकी थी वेस्टर्न फ्रंट पर। उसके बाद भी हम लड़े, उसका रिटेलिएशन दिया फिर हमने, ठीक है। ये था पूरा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही सर, जिसका पक्ष मुझे लगता है लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बार बार, जैसे 93,000 सोल्जर को जब ऑब्वियसली वहाँ पे अरेस्ट किया गया, उनको प्रिजन किया गया, रणनीति क्या थी सर? उसके पीछे कोर चीज़ क्या थी जिस वजह से ये चीज़ हो पाई? सर डिफरेंस क्या था, देखिए इससे पीछे जो लड़ाइयाँ लड़ी थी हमने 47-48 हमने लड़ी, उसमें नेवी का कोई रोल नहीं था, एयरफोर्स का बहुत लिमिटेड रोल था, पूरी तरीके से वो फौज की लड़ाई थी। 62 जिसमें हमारे पास न्यूली कमीशन्ड INS विक्रांत था, 61 में कमीशन कर लिया था, बट 62 की वॉर में वो दिखाई नहीं पड़ा कहीं भी हमें। एयरफोर्स ने भी बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिवेशन नहीं दिखा। तब तक हमारी नौसेना और एयरफोर्स को ये सिखाया जाता था कि आप अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करिए, बाहर निकल के लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पहली लड़ाई थी 71, जहां पर तीनों चीफ्स का एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। यहाँ तीनों सेनाओं की बराबरी से हिस्सेदारी थी। जनरल सैम मानेकशॉ, एडमिरल SM नंदा और एयर चीफ मार्शल प्रताप सिंह लाल, तीनों के कोऑर्डिनेशन जो देखने के लिए मिले वो बहुत शानदार थे इसमें, और शायद जीत इसी वजह से थी। सैम मानेकशॉ सर को लेके एक बड़ा सवाल भी था, एक इंटरेस्टिंग वाक्य उस समय करंट प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके साथ हैपन हुआ, तो क्या था वो मोमेंट से आंसर बताएं आप सर। मोमेंट ये था कि जब ऑर्डर किया गया वॉर के लिए इंदिरा गांधी की तरफ से, तो दैट वाज द रीजन, आई थिंक मार्च वाज द मंथ, अप्रैल 23rd of April। तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट वाज नॉट इन आवर फेवर। जो वेदर कंडीशन थी वो हमारे फेवर में नहीं थी। तो उसके पहले जो देखा जाए तो बिकॉज इंदिरा गांधी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, उनकी बात को काटना उनके मिनिस्टर तो कभी काफ़ी सही उनके लिए पड़ता नहीं। ऑन दैट टाइम जब सैम मानेकशॉ से उन्होंने बोला कि हमें वॉर करनी है, तो सैम मानेकशॉ वाज मेंटल करेज को उन्होंने शो किया कि जो कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है और हमको वॉर को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा ताकि हम जीत सके। सो यहाँ पे एक कंडीशन काफ़ी अच्छी है, जो प्रिपरेशन आप करते हैं SSB के लिए, इट इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, कि जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, कि जो हम लोग को SSB के टाइम में पढ़ना पड़ता है कि जो जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज अ रेलेवेंट फॉर अस। तो आप सोचेंगे कि बांग्लादेश में अगर इलेक्शन हो रहा है तो इंडिया पे क्या असर है, तो आपको देखने को मिलेगा सर की स्टोरी से कि बांग्लादेश के इलेक्शन में क्या हुआ, उसका काफी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। और जो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कोऑपरेशन जो हम सीखते हैं आपकी, वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, फैक्टर 2 की क्वालिटी है। तो कोऑपरेशन का फाइनल एग्जांपल, जब हम लोग कोऑपरेशन नहीं करे तो हमारे लिए वॉर में डिफिकल्टी हुई, बट व्हेन वी शोड कोऑपरेशन, तो 1971 की वॉर हम लोग काफी अच्छे से जीती थी। राइट। तो वो स्टेटमेंट क्या था, उसको हम जरूर सुनना चाहेंगे कि जब उन्होंने सर कहा, क्योंकि आप उस मोमेंट पे, तो क्या वो स्टेटमेंट था सर? सर एक्चुअली वो कैबिनेट बैठक बुलाई थी उन्होंने 23 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा सैम आर यू रेडी फॉर वॉर, तो ही सेड आई एम नॉट रेडी। कैबिनेट के सामने मना कर देना, ये अपने आप और सारी सिचुएशंस को उन्होंने, वो एक बहुत हार्श डिस्कशन है, जो व्यूअर्स हैं वो अगर नेट पे भी देखेंगे तो उससे बड़ी खराब चर्चा तो मुझे नहीं दिखी आज तक कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहां उन्होंने, एंड आपको ये ताजुब होगा सर, उस पूरी बैठक में श्रेयांश सर सबसे जूनियर मोस्ट थे सैम मानेकशॉ। ठीक है, सबसे जूनियर होने के बाद भी सबसे सीनियर जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इस तरीके से जवाब दे देना कि इफ वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू वॉर वी कैन फेस अनदर डिफीट, एंड आई फाइट फॉर विन, नॉट फॉर डिफीट। तो जितनी तैयारियों में कमियां थी वो बताई, फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी बहस हुई वहाँ पर, डिफेंस मिनिस्टर से बहस हुई वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को, लास्ट में नौबत ये आ गई थी साहब कि वो रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हो गए।
जो प्रोटोकॉल होता है कि द सीनियर मोस्ट विल स्टेप इन लास्ट इन द मीटिंग, और वो सबसे पहले चले जाते, बट इंदिरा गांधी बैठी रही, बाकी सब लोग जाने लग गए, सारे चले गए, अब सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट अकेले रह गए। तो वहाँ पर आकर के सैम मानेकशॉ मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैम 4 बजे जो आपने मीटिंग बुलाई है, क्या मैं मेंटल कंडीशंस या हेल्थ कंडीशंस को दिखाते हुए रेजिग्नेशन ले आऊँ अपने साथ में? ठीक है, तो मुस्कुरा करके इंदिरा गांधी ने कहा कि नो, यू कम अलोंग विद योर प्लानिंग, वो देखते हैं। और उन्होंने लड़ाई अपने मुताबिक प्लान की थी सर, ये मेंटल करेज है सर। अच्छा, इसमें सर आईएनएस विक्रांत का भी एक बड़ा जिक्र आता है, तो इसके रोल को बच्चे जानते भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी खास रोल अदा करता है। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या रोल था सर आईएनएस विक्रांत। देखिए सर, इतना बेहतरीन इसकी हिस्ट्री भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे शायद। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था। 1943 में ये ब्रिटेन में प्रपोज किया गया था। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो ब्रिटेन की नेवी सबसे आगे रहती है जी। तो 1943 में इसको तैयार कर दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको नहीं पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तैयारी ऑलमोस्ट 75% ये बन चुका। इसका नाम था HMS हरकुलिस, ब्रिटेन में हरकुलिस। तो ये वहाँ जब तैयारी शुरू हुई 75% ये बन पाया, और तब तक ये वॉर खत्म हो गई। अब 46 तक तो इन्होंने वेट किया, 46 में इसको कर दिया सस्पेंड। इसको डंप किया गया स्कॉटलैंड में, और ये 10 साल स्कॉटलैंड के किसी डॉकयार्ड में पड़ी रही। 1957 में भारत ने इसको खरीद लिया फिर उनसे, जितना बना था उसी कंडीशन में, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी रुस्तम, अक्षय कुमार साहब की। तो वो उस समय का इंसिडेंस था। उतनी खराब कंडीशन में, उसका जिक्र भी उस मूवी में हुआ है कि कितनी खराब थी इसकी कंडीशन। तो ये वहाँ जाकर के हमारे जो लोग थे उन्होंने उसकी कंडीशन देखी, 3-4 साल उसको बनवाया गया। 61 में इसको कमीशन किया गया इंडिया के अंदर आईएनएस विक्रांत के रूप पे, और इसका जो कमीशनिंग किया था वो विजय लक्ष्मी पंडित जी ने किया था। ठीक है। अब वो जब यहाँ पर आई तो क्योंकि पुरानी जहाज थी सर, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं। देखिए 62 में इसका यूज़ नहीं हुआ बहुत अच्छा, 65 में इसका बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। ठीक, बट एडमिरल SM नंदा साहब की तारीफ है यहाँ पर, जिन्होंने सोचा कि नहीं, इस जहाज को मैं इस लड़ाई में ज़रूर उतारूंगा। देखिए कंडीशंस भी कैसे बनती हैं। आपका वेस्टर्न फ्रंट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था, 11 हवाई पट्टियां आपकी खराब हो चुकी थी। आपके पास कुछ रही नहीं, वेस्टर्न फ्रंट से आप कहाँ लाएंगे? तब इसको जब 3 दिसंबर की रात में भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तब इसको उतारा गया। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। PNS गाजी ने जब गिरा दिया था INS खुकरी को, और उसके बाद ये इसको गिराना चाहते थे INS विक्रांत को, क्योंकि बड़ा टारगेट था। बट वहाँ INS राजपूत ने जो काम किया वो काबिले तारीफ था। जब PNS गाजी डिस्ट्रॉय कर दी गई, तब इसे अंडमान निकोबार से निकाला गया। इसको हाइड कर रखा था अंडमान निकोबार में, और वहाँ से निकाल करके जब ये ईस्टर्न कोस्ट पे लाया गया, तो सर सीहॉक एयरक्राफ्ट थी। शुरुआत में वो सिर्फ 6 थे इंडिया के पास उस जगह पर INS विक्रांत पे। बाद में 12 और मंगाए गए, और जहाज़ों ने वहाँ से उड़ान भरी है। ये देखने वाली बात थी कि वेस्टर्न फ्रंट से आप ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाकर के उड़ान भर के फायर करके वापस आओगे। इतना ना फ्यूल था ना इतनी कैपेसिटी थी। तो वो क्या करते थे, इसको बीच में लैंड कराते थे INS विक्रांत के ऊपर। वो रनवे हो गया था इंडिया के लिए, और वहां से उड़ान भर के बंगाल की खाड़ी से जाकर के बांग्लादेश में अटैक करके और वापस आता था। तो ये बड़ा रोल था सर इसका, और पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया उसको पूरी तरह से, और बड़ी बहुत बेहतरीन काम किया इस जहाज़ ने। बाद में 94 में इसको डिकमीशन भी कर दिया गया था। आई बिलीव 2014 में किया गया था इसे। हाँ, 2014 के आसपास किया जी। और फिर जो है इसको रिकमीशन भी कर दिया गया अभी। बिल्कुल रिकमीशन किया गया है ना। आई थिंक किसी भी जीत के पीछे जो सबसे बड़ी बात यहाँ सीखने को आपने बड़ी स्टार्टिंग में ऐड किया कि ऑब्वियसली तीनों जो है सेनाध्यक्ष ने उस रोल को अदा किया, और कोऑर्डिनेशन ही किसी चीज़ के लिए विनिंग का जो है रूप अदा करता है, और जब त्रिमूर्ति मिल जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सर बहादुरी देखिए हिंदुस्तान की, 21 परमवीर चक्र मिले अभी तक, जिसमें से 4 परमवीर चक्र 1971 की लड़ाई में है। ठीक, 223 महावीर चक्र हैं आज तक हिंदुस्तान के पास, जिसमें से 76 1971 की लड़ाई में है। ऑब्वियसली वो मेमोरेबल डे है सर। आई थिंक भारत का विश्व स्तर पे जो एक इस्टेब्लिशमेंट जो आपने बड़ा स्टार्टिंग में कहा, मुझे लगता है इस विजय दिवस को वाकई में खास तौर पे हम देखते हैं।
आशा करता हूँ बच्चों बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और हम लगातार ऐसे ही डिफेंस से जुड़े हुए जो स्पेशल डेज हैं और उनकी क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ आप सुनते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि आज कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। तो इसी 3 प्रबल कोऑर्डिनेशन के साथ हम आपके लिए भी कुछ खास लेके आ रहे हैं। बिल्कुल कल दोपहर आपसे मुलाकात होगी हम सबकी 1 बजे। लाइव आएंगे हम एमकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दिन शनिवार है, डेट आपकी 17 दिसंबर है, और टाइम भी क्लियर हो चुका है 1 बजे का कि हम आपके साथ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और ऑब्वियसली कैप्टन सर इस सेशन में आपके साथ हैं, श्रेयांश सर आपके इस सेशन में आपके साथ हैं, और स्वयं सौरभ सर भी इस सेशन में आपके साथ हैं। तो हम बिल्कुल त्रिमूर्ति आ रहे हैं पूरी तरह से कुछ बेहतर करने के लिए, और आपके अंदर वो हर चीज़ इंजेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी है फौज के अंदर फाइनल सफलता के लिए। क्योंकि थोड़ा सरप्राइज है, इसलिए बहुत सारे खुलासे इस मंच से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे खुलासे कल होने वाले हैं। और जो भी आपके दिल में है हक से मांगो, कल आपके लिए आपके आदेश पे हम आपके सामने होंगे कुछ बेहतरीन करने का। और इस विजय दिवस पे बात कहते हुए भी सर हमें गर्व हो रहा है, क्योंकि ये अगर हम विजय दिवस मना रहे हैं तो आपके लाइफ का भी विजय दिवस हम शुरू करेंगे। हर दिन आप विजय पाएंगे, एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। तो बिल्कुल कल आना आप ना भूलें, कल जबरदस्त कुछ होगा और बेहतर होगा, ये तो मेरी तरफ से है। श्रेयांश सर भी 1-2 लाइन ऐड करना चाहेंगे इसमें कि आखिर क्या सोच रहे हैं सर, ये जिस दिन जो खास हम अनाउंसमेंट पे आ रहे हैं कितना फायदेमंद होगा बच्चों के लिए? अभी हम बहुत सब्जेक्टिव नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल कितना फायदेमंद होगा? ओवरऑल फायदेमंद यही कि अगर आपने स्टोरी सही से सुनी होगी, जो चीजें हुई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, सबसे मेन बात जो आपको निकल के सामने आएगी कि रातों रात जो विक्ट्री मिलती है वो नहीं मिलती है। उसके लिए चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कोऑपरेशन, और कई चीजों को मिला के, कई बैकग्राउंड के हिसाब से फिर फाइनल विक्ट्री आपको मिलती है, जिसके बाद पूरा देश, पूरी दुनिया आपको सलाम करता है। तो उसी कोऑर्डिनेशन के साथ, उसी सारी कोऑपरेशन के साथ हम लोग आने वाले हैं कल लाइव आपके सामने। और वहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगा और डेफिनेटली फॉर श्योर है कि अगर आप सिर्फ उतनी चीज़ों को फॉलो कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। ये तो रहा श्रेयांश सर का। कैप्टन सर का भी कुछ स्टेटमेंट हो जाए, उनकी क्या प्लानिंग है आपके लिए? क्योंकि सबकी प्लानिंग बेहतर है, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मेरी भी प्लानिंग इस बार जबरदस्त है और हर बच्चे के लिए कुछ कमाल करना है। तो सबसे पहले कैप्टन सर पे आते हैं। सर जायज़ बात है, बहुत अच्छा होने वाला है। अभी सभी के लिए अप्रोचेबल हो जाएगा ये चीज़। देखिए जो भी चीज़ आपने इनिशिएटिव लिए हैं ये अप्रोचेबल है टू द लास्ट मैन ऑल्सो। कि जो बच्चे सहूलियत नहीं है, जिनके पास, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी आपसे वही चीज़ें सीख रहे हैं जो आप यहाँ सिखा रहे हैं श्रेयांश सर। जो भी चीज़ें आप बताते हैं वो सारी चीज़ें अगर ये सिर्फ ध्यान से सुने और उसको अमल में लाएं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। अगर आप सही से इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आगे चल करके। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। तो कल बिल्कुल मिस नहीं करना है, और मैं स्वयं भी अपने सेगमेंट को लेके आ ही रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि त्रिकोणीय श्रृंखला हम बनाए हैं, और बिल्कुल 3 तरफ से अटैक होगा तो बिल्कुल दुश्मन को भागने का मौका तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ 100% मारा जाएगा, क्योंकि उसके आने का एक ही रास्ता छोड़ेंगे, बाकी 3 तरफ से कवर करेंगे। बहरहाल आप तो शेर हैं, आपको जीतना है हमेशा, और उसी प्लानिंग, उसी स्ट्रैटेजी को लेके कल हाजिर हो रहे हैं। तो बिल्कुल सेशन में रहिएगा। सर मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आई थिंक आज के दिन के विषय में खास समझ करके आई थिंक आप सबने भी इंजॉय किया होगा। ऐसे ही लगातार आपके सामने इन कुछ विशेष दिन, कुछ विशेष आपके सामने हम जरूर लेके आएंगे, और ऐसे ही आप देश की जो हमारी फौज है और ऑब्वियसली हमारे देश का जो गर्व है, मैं कहना चाहूँगा, उसके विषय में जान के अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है उसका हिस्सा आपको भी बनना है, तो आपका हक से इन बातों को जानना और समझना ज़रूरी है। और श्रेयांश सर ने शुरू में भी ऐड किया कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का मतलब यही है कि जब आप इन कहानियों को सुनते हैं, इन चीज़ों को सुनते हैं, तो आपको समझ में आता है एग्जैक्टली कि आखिर फौज के अंदर किस एटीट्यूड की आपके अंदर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टुमारो। भूलिएगा मत 1 बजे। एंड बस यही कहना चाहूँ, दोस्तों को भी इन्वाइट करिए, कल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा गिफ्ट एंड सरप्राइज आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।